हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच विभिन्न मुद्दों से संबंधित ये आज का हमारा तीसरा सेशन है। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से सुंदरबन डेल्टा और उनसे संबंधित समस्त चीज़ों का अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के बीच परिवहन सेवा यानी रेल और बस सेवा जो संचालित हो रही है उसके संबंध में जानेंगे और आव्रजन संबंधी जो कुछ मुद्दे हमारे देश में हैं, जो बांग्लादेशी अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे, उनसे संबंधित कुछ बातों की चर्चा अवश्य होगी। लेकिन दोस्त, आप ये ध्यान रखें कि सुंदरबन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स आज आपको मिलने वाले हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए काइंडली पूरे वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके और आप उसका यथाशीघ्र अवलोकन कर सके। तो ओके गाइस, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझें कि सुंदरबन का इलाका कौन सा है। आप बोर्ड पर मैप को ध्यान से देखें। भारत का ये जो पूर्वी सेक्शन है, यहाँ पर ये बांग्लादेश जिसे मैंने बड़े परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ से गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है और मैदानी इलाके में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इस तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इन दोनों नदियों का संगम होता है बांग्लादेश में। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है नदियों के संदर्भ में कि गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। जब पद्मा और जमुना का संगम होता है तो दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और आप ध्यान देंगे कि वो जो नदियां यहाँ पर आकर के गिरती हैं, ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टापू सा सदृश, ये एक्चुअली डेल्टाई इलाके हैं और इसका फैलाव आप यहाँ पर बोर्ड पर देखें। इसका जो फैलाव है वो भारत और बांग्लादेश के अंतर्गत, जरा फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पूरा मैंने रेड डॉट डॉट डाला ये पूरा सुंदरबन से संबंधित इलाके हैं, वो डेल्टा से संबंधित इलाका है। भारतीय संदर्भ में यह जो सुंदरबन का इलाका है वेस्ट बंगाल के दो जिलों में, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना जिलों में ये फैले हुए हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डेल्टा कहते किसको हैं और ये डेल्टा होता क्या है। यहाँ पर दोस्त आप ध्यान रखें कि भारत में पूर्वी डायरेक्शन में जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उन सभी नदियों के मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो जैसा कि मालूम है कि कोई भी नदी जो सदावाहिनी होती है, जिस नदी में सालों भर पानी का बहाव होता है तो वो ग्लेशियर से निकलती है यानी ऊंचाई से निकलती है, या फिर अन्य नदियां जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वे पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित झीलों से ही निकली हैं। तो नदियां या तो ग्लेशियर से निकली हो या ऊंचाई वाले स्थानों से झीलों से निकली हो। तो आप ध्यान रखें कि जब ऊंचाई से ये नदी निकलती है, अब बोर्ड पर जरा ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए ये पर्वत है और नदी जब यूं निकलना शुरू होती है तो वो फिर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। तो मैदानी इलाकों में सर्पाकार आकृति में वो प्रवाहित होती है। जैसे जैसे वो अपने मुहाने के पास आउटफॉल जहाँ पर वो समुद्र से मिलती है, सामान्यतः सभी नदियाँ समुद्र से ही जाकर के मिलती हैं जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, तो वो जैसे जैसे समुद्र के निकट पहुँचती है तो उसके ढाल में कमी आने लगती है, स्लोप घटने लगता है। तो जब अंत समय यानी धरातल का जो आखिरी मुकाम तक जब वो पहुंचने लगती है तो वो कई वितरिकाओं में बट जाती है, कई डायरेक्शन में बट जाती है। इसका मूल वजह ये है कि नदियां जो अपने साथ अवशिष्ट पदार्थों को बहाकर लाती है, निक्षेप को बहाकर लाती हैं, वो उसे जमा करती हैं तटीय इलाकों में, चूंकि वहाँ स्लोप नहीं है, ढाल नहीं है, और वहाँ पर ये जाकर संग्रहित होने लगती है। तो इस प्रकार की आकृति बननी शुरू हो जाती है तटीय इलाकों में। तो ये जो आकृति है आप इस तरफ से देखें तो ये त्रिभुज या भी आकार की आकृति दिखाई देती है। तो ये जो स्थलाकृति तटीय इलाकों में बन जाती है,
इसे ही डेल्टा कहते हैं। आप ये जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो डेल्टा है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो वो जो क्षेत्र है वो यहीं पर अवस्थित है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूभाग आप देख रहे हैं। तो इस डायरेक्शन से मैं बात करूँ तो गंगा नदी यहाँ से और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और दोनों का मिलन बांग्लादेश के अंतर्गत होता है। आप इस मैप को यहाँ पर देखें। इन दोनों नदियों का जब संगम होता है तो अब यहाँ से जो एक धारा बह के निकलती है तो ये हो गया मेघना। जैसा कि मालूम है, मैंने पहले भी बताया है, ये है जमुना और ये हो गया यहाँ पे पद्मा। और जब दोनों आपस में मिल जाती है तो इसकी जो संयुक्त धारा है वो कहलाती है मेघना। ठीक है, और इसी नाम से वो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वो उसका मुहाना है, आउटफॉल है। तो आप ध्यान रखें कि इस क्षेत्र को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। अगर बांग्लादेश के दृष्टिकोण से बात करूं तो इसे पद्मा जमुना का डेल्टा भी कह सकते हैं या इसे मेघना का डेल्टा भी कह सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर एक प्रश्न को आप ध्यान में रखें, अगर विकल्प में ये ना देकर, जैसा कि सभी लोग पढ़ते हैं कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है जो सुंदरबन का इलाका है, ठीक है, ये तो है, लेकिन अगर बांग्लादेश के दृष्टिकोण से देखी जाए तो ये पद्मा जमुना का भी डेल्टा है और ये मेघना का भी डेल्टा है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, इसका ये नामकरण सुंदरवन क्यों पड़ा? बांग्लादेश के दक्षिणी और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बड़ी मात्रा में मिलती है जो मैंग्रोव वृक्ष हैं। अब प्रश्न उठता है कि मैंग्रोव क्या चीज़ है? दोस्तों ये ध्यान रखना, मैंग्रोव एक जलीय पौधा है जो लवणीय जल में ही उत्पन्न होते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मीठे पानी और लवणीय पानी का संगम होता है। ये कॉन्फ्लुएंस जोन होते हैं जहां पर ये पनपते हैं और फैलते हैं। तो सुंदरी भी एक प्रकार का मैंग्रोव वृक्ष ही है। मैंग्रोव के संदर्भ में आप ये ध्यान रखें कि संपूर्ण पृथ्वी पर, सपोज कीजिए ये अगर पृथ्वी है तो ये इक्वेटर जो 0 डिग्री है, ठीक है, ये इक्वेटर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा से 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और विषुवत रेखा से 25 डिग्री साउथ, यानी मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर। तो मैंग्रोव वृक्ष का जो क्षेत्र है संपूर्ण पृथ्वी पर, वो आप ध्यान रखेंगे कि इक्वेटर से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा और इक्वेटर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा साउथ लैटिट्यूड के बीच ही मैंग्रोव के वृक्ष पनपते हैं और फैलते हैं। क्योंकि ये उष्ण और उपोष्ण, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही ये पौधे होते हैं। आप ध्यान रखेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर ये जो दायरा है 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण, 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इन्हीं के बीच में मैंग्रोव के पौधे पनपते हैं और फैलते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ही ये पौधे हैं। ये चीज़ आप मैंग्रोव के संदर्भ में याद रखेंगे। तो भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो सुंदरवन का इलाका है, भारत का 60% मैंग्रोव के पौधे यहीं पर मौजूद हैं। जो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव का इलाका है। इसका जो फैलाव है, सुंदरवन का एरिया, संपूर्ण एरिया की मैं बात करूं तो फैक्ट्स के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, आप इस पे ध्यान रखेंगे। सुंदरवन के संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य है उसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले आप पॉइंट्स को आप देखें। सुंदरवन का जो पूरा इलाका है ना, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI यानी भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार ये जो पूरा एरिया है, यानी सुंदरवन का वो इलाका जो बांग्लादेश में भी है और जो भारत में भी है, वो पूरा जो उसका क्षेत्रफल है वो 9630 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है पूरे इस क्षेत्र में वो, ठीक है। और यहाँ पर 2626 यानी 2500 से भी अधिक जीव जंतुओं के प्रकार मौजूद है, प्रजातियां मौजूद हैं। हमारा जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथर टाइग्रिस, रॉयल बंगाल टाइगर, उसका ये प्राकृतिक निवास स्थान है। इसके संदर्भ में मैं थोड़ा विस्तृत ब्यौरा या जानकारी आपको दूंगा, लेकिन पहले पॉइंट्स को आप देख लें। इसके पश्चात ध्यान रखें,
भारत में जब सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघों को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो एक क्षेत्र घोषित किए गए, 9 क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, उनमें से एक सुंदरवन का ये इलाका भी है। फिर इसे 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। कुछ समय के पश्चात आप देख रहे हो 1984 में इसे राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क घोषित किया गया। भारत में यह इतना महत्वपूर्ण था कि यूनेस्को ने भी इसे स्वीकार किया और इसके संरक्षण के लिए जो भारतीय क्षेत्र में सुंदरवन का इलाका है, उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1987 में घोषित किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे मान्यता दी। और इसके पश्चात 2019 में भारत सरकार के द्वारा इसे रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया। ये कुछ फैक्ट्स हैं सुंदरवन के संदर्भ में, लेकिन आप इन्हीं फैक्ट्स को ध्यान से समझें। यहाँ पर जो जेडएसआई ने कहा है कि यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या 104 है, तो वो कुल एरिया में, मैंने पिछले सेशन में बताया था न्यूमूर द्वीप के संदर्भ में, तो वैसे ही द्वीप यहाँ पर बनते बिगड़ते हैं, कुछ विलीन हो जाते हैं, कुछ समुद्र में समा जाते हैं, कुछ नए द्वीपों का निर्माण भी होता है। चूंकि ये डेल्टाई प्रदेश है, मैंने पहले ही बताया कि ये मिट्टियों के जमा होने से, उन निक्षेपों के जमा होने से द्वीपों की आकृति बनती रहती है। तो जेडएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इस पूरे इलाके में 104 छोटे बड़े द्वीप मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें अब ध्यान रखना है कि इसके संदर्भ में कि ये सुंदरी नामक वृक्ष का एक विशाल एरिया है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। और ये हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ यानी पैंथर टाइग्रिस का प्राकृतिक निवास स्थान भी है। इसलिए जब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में 1973 में की गई थी, तो जो पहले 9 टाइगर प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र घोषित किए गए थे, उनमें से एक ये भी था। ठीक है गाइस, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर का ये एक प्रमुख क्षेत्र है। पहले आप इन फैक्ट्स को देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, जिन पॉइंट्स पर हमें विस्तार से देखना है उसमें आप ध्यान रखें। रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में मैं अभी विस्तार से बताऊंगा, और उसके पश्चात रामसर जो वेटलैंड है, ये रामसर क्या है इस संदर्भ में बताई जाएंगी, और इसमें कई सारे प्रश्न रेज होते हैं, आप उस पर भी ध्यान देंगे। भारत में संपूर्ण विश्व में जितने भी बाघ हैं उसका 70% बाघ टाइगर भारत में ही मिलते हैं। दुनिया के 8 प्रसिद्ध बाघों के नस्लों में यह एक प्रमुख नस्ल है। एक चिंताजनक बात यह है कि 8 प्रमुख नस्लों में से 2 विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए भारत में इस बात को अहमियत दिया गया कि बाघों को सुरक्षित उसे पनाह देने के लिए उसके संरक्षण की आवश्यकता है। भारत सरकार ने 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ बचाओ अभियान की शुरुआत की, और उसी के तहत ये टाइगर रिजर्व अर्थात बाघों के लिए आरक्षित या सुरक्षित क्षेत्र, इसका अर्थ है अब भारत में ऐसे टाइगर रिजर्व की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट जो 2018 में आई थी, इसके अनुसार भारत में वर्तमान में लगभग 3000 यानी 2967 बाघ हैं। और सुंदरवन की जहां तक बात है, तो सुंदरवन में बाघों की कुल संख्या 96 है। इसकी गणना नवंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच की गई थी, और वो जो तकनीक थी, कैमरा ट्रैपिंग तकनीक थी, इसके द्वारा ना के बराबर गलती होती है और सटीक गणना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाई जाती है। इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके सम्मुख आता है तो अब आप आराम से इसका रिप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर संचालित किए जा रही है, किसके द्वारा संचालित हो रहे, तो आप ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके मुख्य संचालन करता है। और ये जो संगठन है वो किसके अधीन कार्य कर रहा है, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये एक संगठन है, जो एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है ये। और ये भी आप ध्यान रखें, इसका जो गठन किया गया है 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है। दोस्तों, आप ध्यान रखना कि भारत का ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो ये ना सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश में, फिर उत्तर में नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में
और कुछ दक्षिणी तिब्बत में भी मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि सुंदरवन क्षेत्र को 2019 में रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न ये उठता है ना कि रामसर क्या है और ये रामसर वेटलैंड का दर्जा किस प्रकार दिया गया। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड्स हैं, इनमें झील, दलदली क्षेत्र ये सभी शामिल होते हैं। उनके संरक्षण के लिए सबसे पहले ईरान का ही एक शहर है रामसर, जो ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में कैस्पियन सागर के पास पड़ता है। वहीं पर 2 फरवरी 1971 को एक एग्रीमेंट किया गया था, एक समझौता किया गया। तो वहाँ एक कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इसी उद्देश्य से कि दुनिया भर में झीलों को, आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बचाया जाए। उस समय भारत इस समझौते में शामिल नहीं हुआ था। भारत इस समझौते में बाद में शामिल हुआ है। वो डेट है 1 फरवरी 1982। इस दिन भारत ने इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात भारत में पहला रामसर वेटलैंड जिसे घोषित किया गया था वो 2 थे। एक चिल्का झील जो ओडिशा में है, तटीय इलाके में, और दूसरा जो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों पहले क्षेत्र हैं जिन्हें रामसर वेटलैंड का दर्जा भारत में दिया गया। तो अब 2020 तक मैं बात करूं तो भारत में ऐसे रामसर वेटलैंड, चूंकि उन्हीं से ये नाम लिया गया है, कि कुल संख्या 42 तक पहुंच चुकी है, जो संरक्षण वाले झील या दलदली इलाके हैं। और एरिया की बात की जाए तो सुंदरवन का जो क्षेत्र है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो दलदली इलाके हैं, वो इलाके भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रामसर साइट है, रामसर स्थल है, या रामसर आर्द्रभूमि का क्षेत्र है। और सबसे छोटी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में, आप ध्यान रखें, रेणुका वेटलैंड मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। तो ये भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। 2 फरवरी का वो दिन है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, या उसे हम रामसर दिवस भी कह सकते हैं। ये प्रमुख फैक्ट्स है जो रामसर के बारे में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामसर एग्रीमेंट या रामसर कन्वेंशन क्या है, तो दुनिया भर में वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु, जिसमें झील, दलदली भूमि क्षेत्र आते हैं, उनके संरक्षण हेतु एक कन्वेंशन था, जहां पर एक एग्रीमेंट या समझौता किया गया। वो डेट क्या है, तो वो डेट है 2 फरवरी 1971। भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ, तो वो डेट है, आप ध्यान रखें, 1 फरवरी 1982। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है, तो वो संख्या है 42। सबसे पहला रामसर साइट कौन है, तो मैंने बताया चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक ओडिशा में, दूसरा राजस्थान में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रामसर साइट कौन है, तो वो सुंदरवन का इलाका, और सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सुंदरवन का जो इलाका है पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव अगर पृथ्वी पर कहीं पड़ा है तो वो इसी क्षेत्र में पड़ा है। इसलिए पर्यावरणविद काफ़ी चिंतित है सुंदरवन के क्षेत्र को लेकर, वहाँ मौजूद प्रजातियों, जो जीव जंतु की प्रजातियाँ हैं, उनके संरक्षण को लेकर। मैंने पिछले सेशन में, पिछला जो मेरा वीडियो था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था लोहाचारा द्वीप के बारे में कि यह संसार का पहला द्वीप इसे माना गया जो समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है, इसका दुष्परिणाम आज ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यानी सुंदरवन का जो क्षेत्र है, वो इसे भुगत रहा है। न्यूमूर द्वीप के बारे में भी आप लोगों ने देखा कि न्यूमूर द्वीप भी समुद्र में विलीन हो चुका है, समुद्र में समा चुका है। और अब एक नए द्वीप जो घोड़ामारा द्वीप है, गाइज आप ध्यान रखना, ये नाम घोड़ामारा द्वीप, घोड़ामारा द्वीप, ये एक ऐसा द्वीप है जिस पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह द्वीप एक समय 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, जो आज सिकुड़ कर मात्र 4.5 वर्ग किलोमीटर में मौजूद है। इस पर आबादी थी, मैंने पहले बताया था, न्यूमूर पर कोई आबादी नहीं थी, वो जनशून्य था, निर्जन द्वीप था। किंतु इस घोड़ामारा द्वीप पर आबादी है। आज भी लगभग 2000 लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी कब वहाँ पर समाप्त हो जाएगी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो द्वीप लगातार जलमग्न होते जा रहे हैं।
ध्यान में रखना है कि संपूर्ण विश्व में जो समुद्र का जल स्तर है वो 2.2 मिलीमीटर, ठीक है, प्रति वर्ष के दर से पर ईयर बढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में अगर इस सेक्शन की बात करूं, बे ऑफ बंगाल में, तो यहां पर जल स्तर ऊपर बढ़ने की दर अधिक है, वो है 3.12 मिलीमीटर। आप इसी से अनुमान लगा दीजिए पर ईयर, 3.2 मिलीमीटर पर ईयर बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है। जबकि संपूर्ण पृथ्वी की बात करूं तो वहां पर 2.2 मिलीमीटर पर ईयर की दर से ऊपर समुद्र जल उठ रहा है। इसलिए सर्वाधिक संकट पर्यावरण का जो पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जो दुखद प्रभाव, सबसे बुरा प्रभाव अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो यही इलाके हैं, सुंदरवन का क्षेत्र है। इसलिए हमें सजग और सतर्क होने की आवश्यकता है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ मैत्री संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए, दोनों के बीच संपर्क को और बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच रेल और बस सेवा दोनों की शुरुआत की जा चुकी है। रेल सेवा की बात करूं तो फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। पहली रेल जो चली है भारत और बांग्लादेश के बीच वो है मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता से ढाका तक जाती है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ पर कोलकाता और ढाका यहाँ पर है। कोलकाता से ढाका के बीच ये जो डिस्टेंस है वो है 393 किलोमीटर। और इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2008 को। ये पहली ट्रेन थी जो दोनों देशों के बीच एक संपर्क सूत्र का कार्य करनी आरंभ की थी। इसके पश्चात एक दूसरी रेल सेवा, जो दूसरी ट्रेन है वो बंधन एक्सप्रेस, वो कोलकाता में चितपुर एक स्थल है, वहीं से ये ट्रेन खुलती है, यानी वो कोलकाता का ही पार्ट है। तो कोलकाता से खुलना ये बांग्लादेश में है, तो कोलकाता से खुलना के बीच ये ट्रेन चली है। वो डेट है 9 नवंबर 2017 को। ये जो डिस्टेंस है ये 172 किलोमीटर की है। तो ये दो यात्री ट्रेनें हैं, फुल्ली एसी ट्रेन है, जो दोनों देशों के बीच संचालित हो रही है। इसके अलावा बस सेवा की भी शुरुआत की जा चुकी है। तो बस सेवा को आप ध्यान से समझें। सबसे पहले जो बस सेवा शुरू की गई थी ना, तो वो कोलकाता से ढाका तक थी। कोलकाता ढाका, इसकी शुरुआत की गई थी 19 जून 1999 को। यानी कोलकाता से ढाका के बीच ही बस सेवा सबसे पहले चली थी 1999 में। इसके पश्चात हमारे लिए संपर्क सूत्र क्यों आवश्यक है, ध्यान रहे, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट जाना हो तो संपूर्ण बांग्लादेश के नॉर्थ से क्रॉस करके जाना होता है। और अगर त्रिपुरा से यहाँ तक आने जाने में शॉर्ट रूट मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसलिए भारत का ये प्रयास रहा है, त्रिपुरा का कनेक्टिविटी अगर इस ओर से मिल जाए तो यहाँ आने जाने में स्थल भाग से लोगों को काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी कम समय लगेंगे। तो इसलिए अब ढाका से अगरतला, अगरतला यहाँ पर है, त्रिपुरा ये क्षेत्र है, तो ढाका से अगरतला के बीच की कोलकाता से ढाका ये तो आरंभ किया गया था 1999 में, लेकिन अगरतला तक जाने के लिए बस यात्रियों को ढाका में उतरना होता था। और फिर ढाका से अगरतला जाने के लिए जो बस सेवा की शुरुआत की गई थी ना, वो बाद में की गई। वो डेट है 11 जुलाई 2001 को। ये काफ़ी डिमांड था, कोई यात्री कोलकाता से ढाका तक जा रहे हैं, अगर वो अगरतला तक यानी त्रिपुरा तक जा सके तो काफ़ी अच्छा हो भारतीय लोगों के लिए भी। तो इसलिए बाद में 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और ढाका से अगरतला तक इस बस सेवा को बढ़ाया गया था। ये काफ़ी समय तक चलती रही, लेकिन 2015 में जब लैंड एग्रीमेंट को लागू किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच, तो एक ऐसी बस सेवा शुरू की गई जो डायरेक्ट कोलकाता से अगरतला तक जाती है और साथ ही साथ ढाका से गुवाहाटी तक। दो बस सेवा की शुरुआत की गई है सेम डे 7 जून 2015 को। ध्यान रखिएगा, ये कोलकाता ढाका अगरतला अब एक ऐसी बस जो डायरेक्ट कोलकाता से खुलती है और अगरतला तक जाती है। पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब दूसरी बस जो ढाका शिलोंग गुवाहाटी, अब ध्यान रखिएगा, ढाका और मेघालय की राजधानी शिलोंग यहाँ पर है, तो ढाका शिलोंग और गुवाहाटी नॉर्थ में बढ़े असम में, तो ये सेक्शन यानी ढाका से मेघालय की राजधानी शिलोंग और वहाँ से गुवाहाटी तक एक दूसरी बस सेवा की शुरुआत की गई और वो डेट है 7 जून 2015। तो ये डेट आप याद रखेंगे रेल सेवा के संबंध में और बस सेवा के संबंध में। ये दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए एक और कदम था। किंतु गाइस, हाल के दिनों में
दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण पुनः तनाव उत्पन्न हो चुका है। सबसे बड़ी बात आप ये देख रहे होंगे कि अवैध अप्रवासियों के कारण भारत सरकार के द्वारा जो कुछ कानून बनाए गए थे 2019 में एनआरसी और सीएए को लेकर, जैसा कि मालूम है एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो मुख्य रूप से असम में लागू की जा रही थी वो अवैध बांग्लादेशियों के लिए ही था जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। तो इससे बांग्लादेश के अंदर कुछ नाराजगी थी कि भारत इन लोगों को जबरदस्ती हमारी सीमा में धकेलने का प्रयास कर सकता है और इसलिए वहाँ पर तनाव उत्पन्न हुआ। खासकर तीस्ता नदी विवाद जिसमें चीन और पाकिस्तान की दखलंदाजी है, इस भारत बांग्लादेश से संबंधित जो हमारा ये 3 सेशन चला और इन तीनों को गाइस आप ध्यान से देखें तो जितने भी मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ज्योग्राफिकल व्यू से और करंट अफेयर्स के व्यू से और इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप इंडिया और नेबर कंट्रीज़ के साथ है यानी जियोपॉलिटिकल इशूज़ से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी तैयारी के लिए ये हमारा प्रयास सफल हो रहा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।